हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम विज्ञान के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाल दिया था जिसमें 21 क्वेश्चनों का एक महत्वपूर्ण संग्रह था। आज इसी क्रम में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जितने चैप्टर थे उसमें हमने सभी एमसीक्यू को कंप्लीट कर लिया था। अब जो पढ़ेंगे आगे पार्ट का एमसीक्यू होगा जिसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को लिया है और उसी न्यूमेरिकल के साथ आपको इसका डेरिवेशन भी समझा दिया जाएगा। यह वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है यह वीडियो पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो चलिए बातों में समय न बर्बाद करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपको दिया, मेंडल के अनुवांशिकता के नियम की विवेचना कीजिए। माय डियर फ्रेंड, यह आपको केवल एक प्रश्न दिख रहा होगा किंतु इसमें मैंने 4 प्रश्नों का संग्रह किया जो अलग अलग पेपर में पूछा जाता है। वो चारों प्रश्न कौन से हैं आइए देखते हैं। तो पहले तो अनुवांशिकता के नियम पूछे जाते हैं। तो मेंडल का जो अनुवांशिकता का नियम था, मेंडल ने मटर के विभिन्न गुणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया। संकरण प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर वंशागत के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालें। यानी वंशागत के महत्वपूर्ण निष्कर्ष उन्होंने निकाला। इसके बाद 3 वैज्ञानिक और आए। वे कौन थे? डी व्रीज, कार्ल कारेंस तथा एरिक वान सैरमैक नामक 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग मेंडल जैसे प्रयोग किए। उनसे मेंडल के काम की पुष्टि हुई। तब मेंडल का सिद्धांत प्रकाश में आया। यानी कि इन्होंने इन तीनों साइंटिस्टों ने जो प्रयोग किया उस बात की व्याख्या कर रहे थे जो कि मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, उस बात की क्या कर रहे थे? व्याख्या कर रहे थे। अतः इन्होंने भी माना कि मेंडल ने जो सिद्धांत दिया है वह बिल्कुल सत्य है और इसे ही मेंडल का अनुवांशिकता का नियम कहा गया। इसे मेंडल का अनुवांशिकता का नियम कहा गया। इसी क्रम में उन्होंने पहला नियम अपना क्या दिया था? मेंडल ने अपना पहला नियम क्या दिया? तो पहला नियम उन्होंने दिया था प्रवाहिता का नियम। कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या है? तो जीवों के सभी लक्षण इकाइयों के रूप में प्रवाहित होते हैं। इन्हें कारक या जीन कहते हैं। यानी जीवों के सभी लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं जिन्हें हम कारक कहते हैं। प्रत्येक इकाई लक्षण कारकों के युग्म से नियंत्रित होता है। वास्तव में इनमें से एक कारक मात्रिक तथा दूसरा कारक पैतृक होता है। युग्म के दोनों कारक एक दूसरे के विपरीत प्रभाव के हो सकते हैं। यानी दोनों विपरीत, एक पैतृक एक मात्रिक होता है, किंतु उनमें से एक ही कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है, दूसरा छिप जाता है। दूसरा क्या होता है? छिप जाता है। जब विपरीत लक्षणों वाले पौधे का संकरण कराया जाता है तो उनके संतानों में एक ही लक्षण प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। इसे प्रवाहिता का नियम या प्रभाविता का नियम कहा जाता है। प्रवाहिता का नियम या प्रभाविता का नियम कहा जाता है। इसी क्रम में यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों। प्रभाविता का नियम हर बार पेपर में पूछा जाता है। अगर ये नहीं पेपर में आया तो इसके बाद इन्होंने एक नियम और दिया। प्रभाविता का जो नियम है उसमें हम इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं जिसे लिखना अनिवार्य है। तो सबसे पहले अगर हम लें 2 शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने, यानी लंबे पौधे टी और बौने पौधे को स्मॉल टी से प्रदर्शित किया गया। कैपिटल टी वाले प्रभावी हैं, स्मॉल टी वाले जो हैं अप्रभावी हैं। इन दोनों का जब संकर कराया गया तो सभी कैसे पौधे मिले? लंबे पौधे मिले। और यह पीढ़ी कौन सी थी? प्रथम पीढ़ी या F1। अर्थात इसे हम क्या कहें? इसे हम प्रभाविता का नियम कहें। इसी नियम के बाद उन्होंने एक अन्य नियम दिया जिसे कहते हैं पृथक्करण नियम। कौन सा नियम?
पृथक्करण नियम। अब पृथक्करण नियम क्या है मित्रों? जब पहली यानी प्रथम पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। यानी कि जब पहली पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम। अब पहली पीढ़ी के बाद जब लंबे पौधे बन गए तो उसके बाद इनका क्या कराया गया? स्वपरागण कराया गया। और स्वपरागण जब कराया गया तो इसमें देखा गया कि लंबे पौधे का जो अनुपात आया वह 3 में था और बौने पौधे 1 के अनुपात में। तो इससे क्या सिद्ध होता है? अर्थात लंबेपन का कारक चिन्ह टी तथा बौनेपन का कारक स्मॉल टी शुद्ध रूप में फिर से मिलकर 3 संबंधी 1 के अनुपात में लंबे तथा बौने पौधे तैयार करते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें इसमें तो इनमें 25% शुद्ध लंबे यानी 25% शुद्ध लंबे, 50% संकर लंबे और 25% जो थे शुद्ध बौने पौधे होते हैं। अर्थात अनुपात 2 संबंधी 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का होता है। यह अनुपात याद रहना चाहिए मित्रों। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा रूल उन्होंने दिया था वह रूल था स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। यह हर बार पेपर में आता है मित्रों। इसमें से कोई भी रूल ऐसा नहीं है जो पेपर में नहीं पूछा जाता है, हर वर्ष पेपर में आता रहता है, तो इसलिए हमें हर प्रकार से तैयार रहना है। सबसे पहले अगर हम बात करें आव्यूहन नियम की तो जब दो लक्षणों के लिए 2 जोड़ा विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाती है। एक लक्षण की जो वंशागति होती है वह दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाती है। जैसे इन्होंने 2 प्रकार के बीज लिए। कैसे लिए? 2 प्रकार के। सबसे पहला गोल व पीली और दूसरा क्या था? झुर्रीदार व हरा। यानी कि दोनों प्रभावी शुद्ध थे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई से। और झुर्रीदार व हरा दोनों अप्रभावी शुद्ध थे, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जब इनका क्या कराया गया? संकरण कराया गया मित्रों। क्या कराया गया? संकरण कराया गया। तो गोल व पीला क्या बने? प्रथम पीढ़ी में गोल व पीला बने प्रथम पीढ़ी में। उसके बाद जब दूसरी पीढ़ी में इनका द्विसंकर कराया गया, ध्यान से देखिएगा, इस नियम को मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस से स्पष्ट किया। इसके लिए उन्होंने 2 प्रकार के पौधे को चुना। पहला, बीज का आकार गोल व तथा पीला रंग, हमने आपको बताया गोल तथा पीला रंग। दूसरा, झुर्रीदार तथा हरा। इनमें संकरण कराने पर प्रथम संतानी पीढ़ी F1 प्राप्त हुई। मैंने आपको बताया प्रथम संतानी पीढ़ी क्या है? प्रथम संतानी पीढ़ी यही आपकी है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ये पहली पीढ़ी में थी। उसमें सभी बीज गोल व पीले थे। उसमें सभी बीज कैसे थे? गोल व पीले थे। F1 पीढ़ी के स्वपरागण से उत्पन्न द्वितीय संतानी पीढ़ी यानी कि F2 में 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। अब F2 पीढ़ी का जो अनुपात रहा मित्रों 9:3:3:1 था। 9:3:3:1 था। आइए इसमें जानें। अब इसमें जो गोल व पीले थे वह कितने थे? 9 के अनुपात में थे। गोल व हरे जो थे वो किस अनुपात में? 3 के अनुपात में। झुर्रीदार व पीले जो थे वो भी 3 के अनुपात में थे और झुर्रीदार व हरे जो थे वह केवल 1 के अनुपात में थे। इस प्रकार मेंडल ने अपने 3 नियमों के आधार पर व्याख्या की। पहला नियम क्या बताया आपको मित्रों? पहला नियम हमने आपको बताया प्रभाविता का नियम, दूसरा आपको बताया पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। याद रखना मित्रों, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। इसी प्रकार हम आगे देखें प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? किस रंग के लिए
कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। तो आपको पता है बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम और लाल रंग के प्रकाश का न्यूनतम होता है। क्या न्यूनतम होता है? अपवर्तनांक मित्रों, अपवर्तनांक बैंगनी रंग का अधिकतम होता है और लाल रंग का न्यूनतम होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ें। आपके लिए हमने एक वीडियो बनाया था मित्रों प्रकाश चैप्टर का, और उसमें केवल मैंने प्रकाश के बारे में बताया है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिया है, इसको आप कितना पसंद करते हैं, कितना जल्दी याद करते हैं। इसके अंदर आपके पूरे 6 प्रश्न समाहित हैं। ऐसे कैसे याद करना है, और ध्यान से एक बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। आपको 6 स्थितियां दिख रही होंगी। एक अनंत की स्थिति, एक वक्रता केंद्र के पीछे की स्थिति, एक वक्रता केंद्र की, एक वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की, एक फोकस की स्थिति, और एक फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति। ये 6 स्थितियां हैं मित्रों, जिसे आप रटते हैं। आइए मैं आपको वैसे ही याद करवा देता हूं। अगर सबसे पहले हम बात करें तो जो रेड कलर में रखी गई हैं वो क्या है? आपकी वस्तुएं हैं मित्रों। क्या हैं? वस्तुएं हैं। और जो ग्रीन कलर में है ये क्या है? प्रतिबिंब है। जो ग्रीन कलर में है ये क्या है? प्रतिबिंब है। आपको पता है ये क्या है? मुख्य अक्ष है। और ये क्या है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसका अगर संपूर्ण ज्ञान चाहिएगा तो मैंने एक वीडियो बना के डाल रखा है, जिसमें अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ध्यान से देखना है। अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, वस्तु अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? फोकस पे बनेगा। और कैसा रहेगा? वास्तविक और उल्टा रहेगा। इसके बाद अनंत से एक कदम कूदिए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आइए। यहाँ पर अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी एक कदम कूद के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन जाएगा यहाँ मित्रों। फिर आप यहाँ से आगे आएंगे तो वक्रता केंद्र पे पहुंचेंगे, और जब वक्रता केंद्र पे पहुंचेंगे तो प्रतिबिंब भी यहाँ से कहाँ आ जाएगा? वक्रता केंद्र पे आ जाएगा। अब वक्रता केंद्र से जब छलांग लगाएंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में पहुंचेंगे, और जब यहाँ पहुंचेंगे तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी वक्रता केंद्र के पीछे। और ज्यों ही आप यहाँ से कूद के फोकस पे पहुंचेंगे आपका प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? यहाँ सी से कूदेगा, अनंत पे आ जाएगा। अब छठवीं स्थिति मित्रों, अनंत से आगे तो कोई प्रतिबिंब बनता नहीं है। अब फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। किसके? दर्पण के पीछे बन जाएगा। और यही एकमात्र स्थिति होती है जिसमें जो प्रकृति होती है ना, वो आभासी और सीधा होती है। बाकी सब में प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। आइए फिगर, आई होप कि आप फिगर समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने स्थितियों को अच्छे से लिखा है, अब ध्यान से देखिएगा। पूरा नहीं आएगा मित्रों, यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। अगर हम कहें वस्तु को कहाँ रखे हैं? अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस। अभी मैंने आपको बताया प्रतिबिंब, वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। और प्रकृति, सब में आप एक ही प्रकृति याद रखिएगा, छठवें कंडीशन को छोड़कर। किस कंडीशन को? छठवें को छोड़कर, क्योंकि वहाँ आभासी एवं सीधा बनता है। तो यहाँ जो प्रकृति होगी वास्तविक एवं उल्टा। आकार कैसा होगा? बहुत छोटा, बिंदु जैसा होता है। जब आप सी के पीछे आओगे, यानी मैंने कहा अनंत से कूदेंगे तो सी के पीछे पहुंचेंगे, तो प्रतिबिंब भी फोकस से किधर आएगा? यहाँ एक बार फिर से फिगर देख लीजिए मित्रों। अनंत से आप आएंगे पीछे, यहाँ पे वक्रता केंद्र के पीछे जब आएंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब फोकस से कहाँ आएगा? वक्रता केंद्र और एफ के बीच में। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, जब सी के पीछे गया वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बना? एफ और सी के बीच में। कैसी प्रकृति रही? वास्तविक एवं उल्टा। अब वस्तु का आकार छोटा, कैसा रहेगा? छोटा, सॉरी, प्रतिबिंब का आकार छोटा रहेगा मित्रों। अगर वस्तु को कहाँ रखेंगे? सी पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? सी पर। और वास्तविक एवं कैसा होगा? उल्टा होगा। और कैसा बनेगा? वस्तु के बिल्कुल बराबर बनेगा। जो आकार होगा ना, बिल्कुल वस्तु के बराबर होगा। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी के पीछे बनेगा। कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा होगा। लेकिन इसका आकार कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा। कैसा होगा? वस्तु से बड़ा। अब की बार प्रतिबिंब को कहाँ रख दी? एफ पर, तो कहाँ बन गया? अनंत पर। क्या बन गया? प्रतिबिंब अनंत पर बन गया।
अब इसमें जो आकार मतलब प्रकृति है तो वास्तविक एवं उल्टा ही है, लेकिन आकार कैसा हुआ, बहुत बड़ा हो गया। कैसा हो गया मित्रों, बहुत बड़ा। अब की बार हमने वस्तु को कहाँ रखा, एफ एवं पी के बीच में, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में। ध्रुव नहीं कहते मित्रों, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, यानी कि एफ एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच में। तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना। जैसे यहाँ पर रखेंगे वस्तु को, देखिए एफ और पी के जब बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ दर्पण के पीछे बनेगा। लेकिन ये कैसा होगा, यह जो प्रतिबिंब होगा मित्रों आभासी एवं सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। इस प्रकार अवतल दर्पण के सभी प्रतिबिंबों की स्थितियों को हम समझते हैं। और 3 नियम है जिसका मैंने अच्छे से व्याख्या करके उस वीडियो में समझाया है, आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। अब आइए जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। तो ध्यान से देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। कौन कौन से, पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला आपतित किरण, ये आने वाली किरण। अपवर्तन क्या है मित्रों, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। यानी कि ये कैसी आने वाली किरण, यह कौन सी रेखा है, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित। और ये बीच में क्या है, अभिलंब है मित्रों। अब देखिए ध्यान से, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण यानी कि ये आई, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन, ज्या किसको कहते हैं, साइन। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, जिसे हम कौन सा नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। कौन सा नियम मित्रों, स्नेल का नियम। आइए इसी प्रकार एक सुंदर न्यूमेरिकल को जाने। ये लगभग 4 से 5 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, शायद इस बार भी आ जाए, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं मित्रों। पहला चीज, वायु के सापेक्ष, वायु पहले लिखिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर कितना दिया है, 4/3। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2। पूछ क्या रहा है, जल का कांच के सापेक्ष, यानी कि कांच के सापेक्ष पूछे तो कांच को कहाँ रखिए, नीचे रखिए, और जल को कहाँ रखिए, ऊपर रखिए। तो यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना था, 4/3 था, और यहाँ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। पूछा किसके, जिसके सापेक्ष पूछता है उसको सदैव कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। ठीक है, तो जब इसको हमने हल किया 4/3, यह 3/2 जब ऊपर अंश में गया मित्रों तो यह 2/3 हो गया, और गुणा करके 8/9 आ गया। ठीक है, इस प्रकार हम अपवर्तनांक के प्रश्नों को लगाते हैं, बहुत आसान प्रश्न होते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ें तो आगे एक न्यूमेरिकल लिए हैं, ये भी लगभग 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने दर्पण के जितने, दर्पण से और लेंस से संबंधित जो न्यूमेरिकल है इसमें हमने समेट लिया है, तो ध्यान से देख लीजिए। 6वां क्वेश्चन है हमारा, 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। अब ध्यान से देखिए, दर्पण सूत्र क्या है, पूछ लेता है मित्रों, 1 नंबर में पूछ लेता है दर्पण सूत्र क्या है, तो आपको पता रहना चाहिए ना कि 1/f = 1/v + 1/u होता है। अब f क्या है, फोकस दूरी कितना दिया है, -15 है। क्यों माइनस लेते हैं मित्रों, अभी आपको हम बता दें, ध्यान से देखिए इस फिगर को। यानी अवतल दर्पण, इसके इधर जितनी भी दूरियां ली जाती हैं सब कैसी होती हैं, माइनस में होती हैं। केवल एक स्थिति रहता है जहां क्या होती है, प्लस होती हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर यफ क्या है, फोकस दूरी, यफ क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितना, 15 सेंटीमीटर दिया है। वी क्या होता है, याद रहना चाहिए मित्रों, वी और यू क्या है।
तो v जो होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होता है। क्या होता है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और जब u को पूछा जाए u क्या होता है, तो u होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। तो दर्पण से वस्तु की दूरी तो -30 सेंटीमीटर। मैंने बताया इधर जितनी दूरियां होंगी दर्पण के ठीक बाईं तरफ सब माइनस में होंगी। तो u कितनी है? -30 सेमी। v हमें पता नहीं है, तो v को निकालते हैं ना, तो सूत्र में रख दे जहां f है वहां -1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस मिलके क्या हो जाता है मित्रों? माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस। लेकिन इसका हमने क्या कर दिया है? पक्षांतर कर दिया। तो 1/v इक्वल टू कितना मिल गया? 1/-15 प्लस 1/30। जब 1/v की वैल्यू निकाला तो 1/-30 आया, तो v इक्वल टू कितना आ गया? -30। यानी कि जो वस्तु दर्पण है, दर्पण से जो प्रतिबिंब हो कितनी दूरी पे बना है? -30 सेमी। अब -30 सेमी दूरी पर बना भी है और 30 सेमी दूरी पर वस्तु भी रखा गया था। अभी तुरंत आपको समझाए हैं ये कौन सी स्थिति होगी, यानी वस्तु कहाँ रखी गई है? वक्रता केंद्र पर रखी गई है। कहाँ रखी गई है? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब भी उसके नीचे बनता है ना। प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक एवं उल्टा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके बीच में है, इसे भी देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन फटाफट देखते हैं मित्रों। 5 सेमी लंबा कोई बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को। कौन से लेंस को? उत्तल लेंस को। से 25 सेमी दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। आइए इसे भी ज्ञात कर दें। अब ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। पहले तो हमने आपको यहाँ पर डायग्राम बना दिया। ये प्रथम फोकस होता है, द्वितीय फोकस है। यहाँ पर वस्तु रखा गया, यहाँ प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब बना है। तो इसमें पहली यानी वस्तु की लंबाई पता है, प्रतिबिंब की लंबाई नहीं पता, इसे भी ज्ञात करना है। दूसरा चीज, यहाँ u अभी हमने आपको बताया u क्या है। अब यहाँ पर u जो है लेंस से वस्तु की दूरी है, दे रखा है लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस से वस्तु की दूरी देखिए बाएं साइड में, इसलिए कैसा है? ऋणात्मक है। अब यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? धनात्मक होगा ना। तो ध्यान से देखिए, तो u क्या है? लेंस से वस्तु की दूरी। फोकस कितना दिया है मित्रों? फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अब आइए यहाँ ध्यान से देखिए, प्रश्न तो नोटे कर लिए होंगे मित्र, जो भी देखिएगा अच्छे से नोट करिएगा, इसे फिल्म या सांग की तरह मत सुनिएगा। ठीक है, ये एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम लेंस सूत्र की बात करें मित्रों, तो लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f होता है। ठीक है, आपको पता है 1/f इक्वल टू, अगर माइनस लगा दिए तो लेंस हो गया, प्लस कर दिए तो दर्पण हो गया। अब देखिए कितना सुंदर लॉजिक है। दर्पण सूत्र अगर बनाना रहता तो प्लस लगा देते हैं, लेंस सूत्र है तो माइनस है। आइए आगे देखें। तो हमें u पता है, u कितना है मित्रों? -25। f कितना है? 10 है। तो v निकालें, अगर हम हल करें तो 1/10 - 1/25 हल करके निकालें 3/50, और v की वैल्यू जब निकालने आए तो क्या हो गया? 50/3। ये तो निकल गया v की वैल्यू। v क्या है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है। क्या है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। यही आपको याद रहना चाहिए। बाकी परीक्षा के सारे प्रश्न क्या होते हैं? चुटकियों से लगते हैं। अब ये अगर ये प्रतिबिंब की प्रकृति आपसे पूछ लिया ना मित्रों, तो कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा होता है। अब आइए थोड़ा सा आवर्धन जान लें। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन के 2 फार्मूले होते हैं। एक, जब वस्तु की लंबाई दिया हो और प्रतिबिंब की लंबाई, तो h2/h1 कर लेते हैं। अगर इसमें से किसी की लंबाई पूछ लिया आपसे तो v और u, देखिए जैसे हमने v अभी ज्ञात कर लिया। अब v और u जब ज्ञात हो गया मित्रों, तो हम h2 यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई नहीं ज्ञात कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। h2/5 = 50/3/-25। जब हल कर दिए इसको तो कितना आ गया मित्रों? h2 = -10/3। कितना आ गया? -10/3। अब कहोगे माइनस लगा है, तो बाबू यहाँ ध्यान दो, ये जो प्रतिबिंब है उल्टा बना हुआ है, तो उल्टा जब बनेगा तो कैसा चिन्ह? माइनस। अब है सीधा है ना, तो इसीलिए क्या है? ये पॉजिटिव है। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। अगला क्या है? निकट दृष्टि दोष।
ये तो हमेशा आता है, इसको अच्छे से आप लोग छाप लीजिएगा दिमाग में। कैसे? एक ही बार में छप जाएगा। ध्यान से देखिए, कह रहा है निकट दृष्टि दोष से, दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता, आरेख द्वारा समझाइए। मित्रों मैंने आरेख भी बना दिया है, ध्यान से समझिए। अगर कहें हम निकट दृष्टि दोष, प्रश्न तो पढ़ ही लिए होंगे, थोड़ा सा हम ऊपर कर दें, दिख रहा होगा आपको। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? कम दूरी पर, इसीलिए तो दिखता नहीं है। तो जैसे इसमें कंडीशन होता है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब मित्रों ध्यान से समझिए, मैंने यहाँ पर आरेख बना दिया। क्या बना दिया? आरेख। अब इस आरेख को एक बार ध्यान से देख लीजिए। ध्यान से देख लिए? एक कौन सा हमने लेंस पहनाया है इसको? अवतल लेंस। जब अवतल लेंस पहनाया तो सीधे कहाँ? रेटिना पे जाकर गिरी। तो जब प्रकाश रेटिना पे गिरी यहाँ से, तो वस्तु हमें साफ साफ क्या होने लगी? दिखने लगी। आइए इसका जान लेते हैं पूरा डेटा। इस दोष के कारण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना व नेत्र लेंस के बीच पी पर बन जाने से प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता है। अब यहाँ देखिए, हमने दिखाया है ना फिगर में, ये रेटिना और लेंस के बीच यानी पी पे बन जाता है, तभी तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती। अगर यहाँ बनता तो दिखाई देता ना, लेकिन ये कहाँ? बीच में बन गया, इसीलिए वस्तु दिखाई नहीं दिया। आगे देखिए, और आपको बता दें किसी व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है मित्रों ना, वो 25 सेंटीमीटर होती है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, ऐसे मनुष्य का दूर बिंदु अनंत पर न होकर आंख के काफी पास यानी यफ पर होता है। यह निकट बिंदु भी 25 सेमी से कम दूरी पर होता है। 25 सेमी से कम दूरी पर होता है, इसीलिए तो दिखता नहीं है मित्रों। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण। निकट दृष्टि दोष के क्या है? निवारण। आइए जाने क्या होता है निवारण। निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु यफ से अनंत से, यह बिंदु यफ अनंत से कम दूरी पर ऐसी स्थिति में होता है जहां से किरणें बिना समंजन क्षमता लगाए रेटिना पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? रेटिना पर मिलती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आई होप कि आपको बात याद हो गई। यानी इस निवारण को अभी हमने आपको फिगर में दिखाया मित्रों, देखिए, यानी कि यह कहाँ गिरे? जाकर सीधे रेटिना पे गिरे, इसलिए हमने क्या लगाया? यानी अवतल लेंस लगाया। अवतल लेंस जब लगाने से यह प्रकाश कहाँ जाकर गिरी? रेटिना पर, वस्तु हमें क्या हुई? स्पष्ट दिखाई देने लगी। तो आपसे केवल इतना पूछता है, निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का, और जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकली लेंस का उपयोग किया जाता है। इतनी बात याद रखिएगा। अब अगर हम इसकी बात करें मानव नेत्र, मानव नेत्र मित्रों आप बना लीजिएगा, क्योंकि मेरा आर्ट उतना अच्छा है नहीं, तो आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। इसी क्रम में एक प्रश्न लाए हैं, यह भी लगातार 5-6 सालों से पूछा जा रहा है, और यह अपवर्तनांक से संबंधित प्रश्न है, इसलिए ये लाना आवश्यक था मित्रों। अगर हम बात करें, यदि अपवर्तनांक यानी यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 अंश है, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन का मान क्या होगा? अल्पतम विचलन कोण मित्रों हर बार पेपर में पूछता है, इस बार तो इसके 100% आने की संभावना है। देखिए क्या होता है, तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण क्या माना? डेल्टा एम। क्या माना? डेल्टा एम। और सूत्र याद रहना चाहिए मित्रों, बिना सूत्र के तो आप कुछ भी नहीं है। यानी कि युद्ध में युद्ध सामग्री ही ना हो तो युद्ध में जाना क्या फायदा काम करेगा। अब देखिए n इक्वल टू क्या? n क्या है? अपवर्तनांक इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, अब पूरे बटे क्या हो गया? साइन ए बाई 2। अब आप जानते हैं ए कितना दिया हो? 60 डिग्री, और n कितना है? 15 माइनस 1.5, यानी कि 1.5 अपवर्तनांक दिया है।
अब n इक्वल टू 1.5 साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 साइन 60/2। अब 1.5 को मैंने 3/2 लिख दिया मित्रों, कोई गुनाह तो किया नहीं, 3/2 क्योंकि 1.5 को 3/2 ही लिखा जाता है। साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। अब इसका जब पक्षांतर किए तो मित्रों यह ऊपर गया 2 और 2 को इधर पक्षांतर किए तो यहाँ 4 हो गया। यहाँ देखिए 3/4 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। अब साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 जब इसका भाग किए तो 0.75 आया। अब मित्रों यहाँ मैंने आपको दिखाया है 0.75 किसके बराबर है, साइन 49 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ पर जब इसका मैंने तुलना किया तो यह 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 किसके बराबर आया, 49 के, और हल करके अपूर्णांक हमने निकाल दिया। तो याद रखिएगा यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए सूत्र, इसके आधार पे आप जितने प्रश्न हैं सब उड़ा देंगे। अगले की बात करें मित्रों, एक पार्ट 3 और आएगा जिसमें मैं 10 क्वेश्चन और लाऊंगा और आपका साइंस क्या हो जाएगा, नस्ते नाबूद हो जाएगा 3 पार्ट में ही। तो इसमें एक नियम हमने लिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का 10वां प्रश्न है, ओम का नियम लिखिए। अब ओम का नियम क्या होता है, यही V/I से ही याद कर लीजिए। किन्हीं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप इत्यादि में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, अनुपात एक नियतांक होता है। जैसे V/I इक्वल टू R, जहाँ R क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है। ये भी हर साल पेपर में मित्रों पूछा जाता है, एक बार अच्छे से इसे भी पढ़ लीजिएगा। इसी क्रम में हम आगे देखें, एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह मित्र हमेशा पूछा जाता है पेपर में, तो ध्यान से देखिए। माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n। अभी I इक्वल टू आवेश प्रवाह की दर क्या होती, विद्युत धारा होती है। I इक्वल टू यानी कि आवेश प्रवाह I इक्वल टू क्या होता है, n इंटू, अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, -1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम। तो इसका कितना दिया, एक 1.6 एम्पियर की धारा, n इंटू इतना प्रवाह किए, तो इसको काटें जब मित्रों तो 1/10 पे -90 आया। और जब हम किसी भी घातांक के नियमानुसार अगर 10 पे पावर -19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक, यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बहे होंगे, 10 पे पावर 19 इलेक्ट्रॉन बहे होंगे। और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं हम लोग। 2.5 वोल्ट यानी 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो V वोल्ट किसका मात्रक, विभवांतर का, तो V इक्वल टू 250 वोल्ट। एम्पियर किसका मात्रक, धारा का, I इक्वल टू 5। अब P इक्वल टू मित्रों क्या होता है, पावर इक्वल टू विभवांतर यानी कि V इंटू आई होता है। क्या होता है, V इंटू आई। तो P इक्वल टू क्या हो गया, N इंटू 25। फिर हमने P की वैल्यू रख दी, यानी कि P इक्वल टू क्या था, V इंटू आई। तो विभवांतर 250 है, धारा की I कितनी है, 5। तो इससे हमने काटा था, यानी कि कितने बल्ब लगा सकते हैं, 50 बल्ब लगा सकते हैं। इस प्रकार हम आज 12 प्रश्नों को पढ़े मित्र। कल इसी प्रकार हम लोग 10 क्वेश्चन और आपके बीच में लाएंगे पार्ट 3 के रूप में, और आपकी साइंस समाप्त हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए मित्रों, वीडियो को शेयर कीजिए दबा के। जय हिंद।